हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो हम आज अपने 12th क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो चैप्टर हमारा दिया हुआ है, उसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पॉपुलेशन के बारे में बात कही थी। तो जो पॉपुलेशन होती है उसके कुछ सेटलमेंट्स होते हैं। अब जो सेटलमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, सेटलमेंट्स जो हम एंशिएंट टाइम से मिडिवल में और मॉडर्न में उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनके जो कुछ नंबर्स भी हम देखेंगे कि उनमें किस तरीके से चेंज आया है। तो इस तरीके से हम करके ह्यूमन सेटलमेंट को ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, उनका लोकलाइज नेम क्या है, क्यों वो वहां पे डेवलप हुए हैं और क्या उनकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लेट्स स्टार्ट। Yes, human settlement means cluster of dwellings of any type or size where human beings live. Basically, cluster of dwellings को हमने क्या कहा है, ह्यूमन सेटलमेंट का है। जहां पे बहुत सारे घर, बहुत सारे मकान एक जगह पर हों, उसी को हमने क्या कह दिया, ह्यूमन सेटलमेंट कह दिया है। फॉर दिस पर्पस people may erect houses and other structures and command some area or territory as their economic support base. बेसिकली हम क्यों रहते हैं वहां पे, एक पूरे रीजन के अंदर, ताकि हम अपने इकोनॉमिक बेस को सपोर्ट कर सकें। Thus, the process of settlement inherently involves grouping of people and apportioning of territory as their resource base. Then, settlements vary in size and type. तो बेसिकली सेटलमेंट्स के बारे में एक हमें कैरेक्टरिस्टिक दी है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो आप बताएंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट सबसे पहली चीज तो क्या होती है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, तो आप पहले बताएंगे ह्यूमन सेटलमेंट मींस क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बीइंग्स लिव। ठीक है, तो आप फर्स्ट तो उसकी डेफिनेशन से उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन आप बताएंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप। ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि अगर आज आप कंपेयर करें, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुंबई को कंपेयर करिए। मुंबई का एक सर्टेन एरिया ले लीजिए, वहां पे जो सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको कोई इंडिया के तेलंगाना की कोई एक सर्टेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वहां का सेटलमेंट बिल्कुल अलग है, यहाँ का सेटलमेंट बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन से लोकेशन की बात करें, वो साइज में भी और टाइप में भी वेरी करता है। दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेट to metropolitan cities. With size, the economic character and social structure of settlement changes and so do its ecology and technology. Basically होता क्या है कि हम जब अलग अलग सेटलमेंट्स की बात करते हैं वो सारे सेम नहीं, उनमें वेरिएशन आते हैं। उनमें किस बेसिस पे वेरिएशन आते हैं, उनमें आपको इकोनॉमिक कैरेक्टर के बेसिस पे वेरिएशन देखने को मिलता है, आपको सोशल स्ट्रक्चर की एक पर्टिकुलर सोसाइटी है तो वो आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप मुंबई में एक एग्जांपल ले सकते हैं धारावी का। तो धारावी एक जो स्लम एरिया है वो आपको कंप्लीटली अलग दिखेगा, और आप एक अंधेरी के अंदर या फिर कोई ऐसा मुंबई का सेक्शन में जाएं जहां पे अल्ट्रा रिच लोग रहते हैं, तो वो दोनों आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे। बेसिकली दोनों है तो ह्यूमन सेटलमेंट, लेकिन दोनों के अंदर वेरिएशन आ रहे हैं। किस बेसिस पे, इकोनॉमिक कैरेक्टर पे। दूसरा ऐसे हम सोशल स्ट्रक्चर पे भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है या एक कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो एक सर्टेन वे में रहना पसंद करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्राइबल्स की, तो ट्राइबल्स जो होते हैं अपना एक अलग स्टाइल में लाइफ को जीते हैं, वो अपने अलग तरीके से रहते हैं। और अगर हम बात करें कोई एक सर्टेन दूसरी कम्युनिटी की, तो वहां पर भी लोगों का रहना करना बिल्कुल अलग होगा। तो ये हम इनको चेक कर सकते हैं कि सोशल कैरेक्टर और इकोनॉमिक कैरेक्टर के बेसिस पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो अलग अलग में मिलते हैं। एंड इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, वहां आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की टोपोलॉजी कैसी है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड टेक्नोलॉजी पर भी बहुत डिपेंड करता है। सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड, दे मे आल्सो बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड। हो सकता है कहीं पे हम बात कर रहे हैं कि मुंबई का मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया, वहां पे आपको बहुत क्लोजली स्पेस दिखेंगे, वहां पे एक ही बिल्डिंग होगी, उसके अंदर बहुत थाउजेंड्स ऑफ लोग रह रहे होंगे। लेकिन एक सर्टेन विलेज के अंदर आप जाओ, वहां पे बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स होंगे, बहुत बड़े बड़े उनके पास में एरियाज होंगे, लेकिन रहने वाले लोग बहुत कम है। तो सर्टेन एरिया के अंदर हमने फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर स्क्वायर की अगर मान लीजिए एक रेंज की बात करी, इसके अंदर अगर आप एग्जांपल लें मुंबई का, तो मुंबई के अंदर आपको दिखेगी कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और आप एक कोई विलेज का एग्जांपल ले लें तो वहां पे आपको डिफरेंट मिलेगी। तो हो सकता है हमारे पास में सर्टेन एरिया की वजह से, इकोलॉजी की वजह से, तो कुछ के अंदर ज्यादा हो और कुछ के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट कम हो।
द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेजेस। देखिए जो छोटे होते हैं उनको हम कह रहे हैं विलेजेस, स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बना के दूं, वो क्वेश्चन आपका ऐसा हो कि व्हाट आर द विलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना, ह्यूमन सेटलमेंट के बेसिस पे हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसको बताएंगे द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेजेस स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो विलेज की डेफिनेशन ह्यूमन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट आ रही है कि वो तो एक एरियाज कैसे एग्रीकल्चर के अंदर और प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा ही फोकस्ड होते हैं, और वहां पे जो पॉपुलेशन है या छोटे छोटे सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर फ्यूअर बट लार्जर सेटलमेंट, ऑन द अदर हैंड there are fewer but larger settlements which are termed as urban settlements specializing in secondary and tertiary activities। देखिए यहाँ पे हमें डिफाइन कर दिया गया है कि अर्बन सेटलमेंट्स कौन से होंगे। एक तो वो लार्जर होंगे, ठीक है, दूसरा वहां पे सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज ज्यादा हो रही होंगी। जो आप में से इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं उनको सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज का अच्छे से पता होगा। अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो देखिए क्या होगा, 3 टाइप की इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज होती हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड थर्ड है टर्शरी। तो इन तीनों बेसिस के ऊपर हम क्या डिवाइड करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर या रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन होता है जनरली उसको हम आप प्राइमरी के अंदर रखते हैं, सेकेंडरी उसका प्रोसेसिंग वाला आता है, टर्सरी सेक्टर जो होता है जिसके अंदर आप सर्विस सेक्टर वगैरह को, इन सब चीजों को आप रखते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री एंड सर्विस जो आते हैं वो सेकेंडरी एंड टर्सरी के अंदर आते हैं। तो ये दोनों जो सेक्टर से बिलोंग करने वाले जो लोग होंगे या ये दोनों सेक्टर से जो आएंगे वो आप उनको क्या कहोगे, अर्बन सेटिंग के अंदर कहोगे, अर्बन सेटलमेंट्स कहोगे। और प्राइमरी से जो आ रहा होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप रूरल कहेंगे या आप विलेजेस कहेंगे। ठीक है, तो विलेजेस प्राइमरी सेक्टर वाले, सेकेंडरी एंड टर्सरी से रिलेटेड अर्बन होते हैं। इनकी एक अर्बन की और क्या स्पेशलिटी होती है, वो लार्जर सेटलमेंट्स होते हैं। प्राइमरी वालों की क्या होती है कि वो स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट, यस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर एज फॉलोज। देखिए हमारे पास में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आप इनको एक टेबल के अंदर भी अरेंज करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट जैसे बुक के अंदर दिया हुआ है उसको लिखा है। आप बेटर सुटेबिलिटी आपके लिए ये रहेगी कि आप एक ऐसा टेबल बनाएं जिसके अंदर एक तरफ आपके पास में रूरल आ जाएंगे और दूसरी तरफ आपके पास में अर्बन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करके रखें सो दैट कि आपको जब भी एग्जाम में यहाँ पे लिखना हो क्वेश्चन तो बहुत हेल्प रहेगी। और एग्जाम में लिखने का मेथड आपका यही होना चाहिए। ठीक है, बहुत हेल्प करता है ये, और ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, द रूरल सेटलमेंट्स derive their life support or basic economic needs from land-based primary economic activities, whereas urban settlements depend on the processing of raw material and manufacturing of finished good on the one hand and variety of services on the other। देखिए मैंने अभी आपके सामने तीनों सेक्टर की बात की थी, इकोनॉमी के 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो रूरल सेटलमेंट के लिए हमें क्या बताया गया है, दे डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है, एग्रीकल्चर का जो भी पार्ट, चाहे आप वहां पे बात करें कि कोई एक एग्रीकल्चर के अंदर आप हॉर्टिकल्चर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के अलावा तो आपके पास में इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि कोई किसान होगा तो किसान के पास में कुछ गायें वगैरह भी होगी, तो अगर वो उनको भी रख रहा है तो भी वो क्या है, एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो बेसिकली वो सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर कोई अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी इसी का पार्ट है। ये सब किसके पार्ट आ रहे हैं, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर के पार्ट आ रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर कौन से होते हैं, लैंड बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम यहाँ पे रिलेट करते हैं। और अर्बन सेटलमेंट के अंदर अगर हम बात करें, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड। देखिए प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड है, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है। एंड वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है, वो टर्सरी सेक्टर का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होता है रूरल सेटलमेंट,
और अगर हम यहाँ बात करें अर्बन सेटलमेंट की, तो अर्बन सेटलमेंट किससे रिलेटेड होता है? सेकेंडरी से और टर्सरी से रिलेटेड होता है। तो हमें क्या बताया गया था? रूरल सेटलमेंट डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटीज, whereas urban settlements depend on processing of raw material and manufacturing of finished good on the one hand and a variety of services on the other. ठीक है, then cities act as nodes of economic growth, provide goods and services not only to urban dwellers but also to the people of the rural settlements in their hinterlands in return for food and raw material. देखिए बेसिकली सेंटर्स के तौर पे काम करते हैं, जो सिटीज होती हैं वो एज ए इकोनॉमिक सेंटर काम करती है। तो सिटी का तो जो डेवलपमेंट होता ही होता है, उसके नियर बाय जितने भी एरियाज होते हैं उनको भी वहां पे पूरा इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल कि सिटीज के अंदर मान लीजिए कि बहुत बड़ी डेयरी नहीं हो सकती है, जो म्यूनिसिपैलिटीज रूल कहते हैं कि अगर आपको जो सिटी होती है, सर्टेन काइंड ऑफ सिटीज जो भी म्यूनिसिपैलिटीज के अकॉर्डिंग कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं, उनके अंदर आप डेयरीज को वहां पे नहीं बना सकते हो, बिकॉज आप वेस्ट डिस्पोजल नहीं कर पाओगे एंड सर्टेन अदर रूल्स के रीजन से। तो क्या होगा, आसपास में कहीं पे कोई आपके पास में कोई रूरल एरिया होगा जहां पे क्या होगा कि कोई एक एग्रीकल्चरल पर्सन है या एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, उसके साथ में उसके पास में कैटल है, तो वो क्या करेगा, वहां से जो उसका मिल्क प्रोडक्शन वगैरह सारा हो रहा होगा उसको वो सिटी के अंदर सेल करने के लिए आएगा। तो इतना मिल्क प्रोडक्शन उसका जो हो रहा है, उसको एक इकोनॉमिक बेस या सपोर्ट मिल गया कि हाँ मैं अपने और कैटल बढ़ा सकता हूँ, जिससे यहाँ पे जितना मिल्क प्रोडक्शन होगा उसको मैं ले जाके सिटी के अंदर सेल कर पाऊंगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि उसके पास में और डिमांड क्यों आई, उस सर्टेन पर्सन के पास में जो कैटल को रखा है उसके पास में डिमांड क्यों आई? उसका रीजन ये था, पास में सिटी है, जहां सिटी में डिमांड है मिल्क की, इसलिए उसने वहां पे और कैटल को रखने का डिसीजन लिया, है ना। तो हो क्या रहा है कि रूरल सेटलमेंट को इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है, उनको उनके थ्रू फूड और रॉ मटेरियल। वहां पे मान लीजिए किसी ने कोई अब वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, ठीक है, वहां पे किसी ने वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, तो वेजिटेबल्स को वहां से ला करके उस सिटी के अंदर सेल कर सकता है। फ्रूट्स हैं उनको ला करके सेल कर सकता है। तो जो भी हमारे पास में रॉ मटेरियल होता है उनको ला करके सिटी में सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन विलेजेस को एक सपोर्ट मिलता है सिटीज के आसपास रहने से। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये इनको हेल्प मिलती है। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट। एक हमें क्या बताया गया है, लेस मोबाइल होता है। रूरल जो सेटलमेंट्स होते हैं या रूरल पीपल जो होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं, मतलब वो वहां पे बेसिकली स्टैटिक रहते हैं। ठीक है, गांवों में आपने देखा होगा आपके जो रिलेशंस होते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन तक वो बन जाते हैं रिलेशंस कि हाँ इनको मेरे दादाजी या परदादाजी जानते थे, हमारा फैमिली लाइक रिलेशन है इनसे, या इनको हम बहुत पहले से जानते हैं, है ना। तो गांवों के अंदर क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा मूव करके बाहर नहीं जाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। तो इस वजह से लेस मोबाइल होने के कारण उनके रिलेशनशिप बहुत इंटीमेट हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। इन अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड वे ऑफ लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। ठीक है, तो लोग वहां पे इतना टाइम नहीं दे पाते, बहुत फास्ट होते हैं उनकी लाइफ। एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल। तो जब तक वो मान लीजिए कि जहाँ पे सर्टेन एरिया में रह रहे हैं, कोई पर्सन जॉब करने के लिए गया है, एक सर्टेन एरिया में रह रहा है, थोड़ी बहुत लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन हो पाएगा, बिकॉज अपनी जॉब के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसका टाइम निकल जाएगा। आने के बाद में थोड़ा सा टाइम उसने अपने फैमिली को या नेबर्स को दिया, अगर मिलना होता है तो वो भी बड़ा फॉर्मल वे के अंदर थोड़े से टाइम वो वहां रहता है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट लाइफ है, इस वजह से मान लीजिए वो कहीं और मूव कर गया, और मूव करने की वजह से उसके जो रिलेशंस थे वो वहीं रह जाते हैं। तो होता क्या है कि रूरल एरियाज में आपको लेस मोबिलिटी दिखती है, लेस मोबाइल होते हैं रूरल पीपल, तो उसकी वजह से वहां पर रिलेशंस इंटीमेट होते हैं। बट अर्बन एरियाज में कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट लाइफ होने की वजह से सोशल रिलेशंस सिर्फ फॉर्मल होते हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अभी हमने क्या बात करी थी कि हमारे पास में रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। अब रूरल सेटलमेंट्स के जो टाइप्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, देन अर्बन सेटलमेंट के ऊपर आएंगे। यस, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। Types of the settlement are determined by the extent of the built-up area and inter-house distance. In India, compact or clustered village of a few hundred houses is a rather universal feature, particularly in the northern plains. यहाँ क्या बात कही है, हमें नॉर्दर्न प्लेन का एक फीचर बताया हुआ है। वो क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये बताया हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की जा रही है। इन इंडिया, कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेज ऑफ अ फ्यू हंड्रेड हाउसेज is a rather universal feature.
देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे विलेजेस जहां पे छोटा सा विलेज है लेकिन वहां पे काफी सारे घर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा विलेज देखने को मिलेगा जिसमें बहुत ही कम घर है, बहुत कम उसके अंदर आबादी है ना, बहुत कम लोग वहां पे रह रहे हैं, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। कौन से एरिया के अंदर? नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, ठीक है। However, there are several areas which have other forms of rural settlements. There are various factors and conditions responsible for having different type of rural settlements in India. देखिए सर्टेन एरिया के अंदर सर्टेन काइंड ऑफ सेटलमेंट बनता है। जैसा सेटलमेंट आपको अरुणाचल प्रदेश के विलेजेस में देखने को मिलेगा वैसा आपको यूपी के कोई एक रीजन में देखने को नहीं मिलेगा, या आपको छत्तीसगढ़ के कोई दूसरे रीजन में देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है उसका? क्योंकि वहां की टोपोग्राफी डिफरेंट है, वहां का पूरा एनवायरमेंट डिफरेंट है ना, वहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितना है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि सेटलमेंट कैसा होगा, ठीक है। दीज इंक्लूड, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है? दीज इंक्लूड फिजिकल फीचर्स, नेचर ऑफ द टेरेन, अभी हमने जो टोपोग्राफी की बात करी, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब लद्दाख की आप बात कर लीजिए, लद्दाख का जो फिजिकल फीचर है आपको पता है, वहां पे बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट है, विंटर्स एक्सट्रीम होती हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि हाई एल्टीट्यूड है, तो हर किसी आदमी का रहना वहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे जाकर के कि कोई पर्सन है जो नॉर्मल इधर नॉर्दर्न प्लेन के अंदर रह रहा है और जाके वहां पे सेटल हो जाए। क्लाइमेट की बात अगर हम करें, हार्श क्लाइमेट है वहां पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत ही कम वाटर वहां पे अवेलेबल है ना। देन कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन की। जैसे आप लद्दाख की बात करें, लद्दाख के अंदर मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, तो हो सकता है कि नॉर्दर्न रीजन का कोई या बुद्धिज्म और थोड़ा इस्लाम भी वहां पे है ना। तो होगा क्या कि मान लीजिए हो सकता है नॉर्दर्न रीजन का या कोई एक पर्सन हो जो फारसी हो, है ना, तो वो ना जाए वहां पे, तो पारसी पर्सन इस रीजन को हो सकता है छोड़ करके वहां पे ना जाए, है ना। सोशल स्ट्रक्चर वहां का अलग है, वहां की कास्ट, रिलीजन बहुत सारे डिफरेंट है, इस वजह से भी। देन सिक्योरिटी फैक्टर्स, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, वो भी हो सकता है कि कई बार हम अपने रीजन को छोड़ करके इसीलिए नहीं जाते हैं, कई बार दूसरे रीजन में मूव कर जाते हैं कि यार यहाँ पे हमें सिक्योरिटी का टेंशन है। देन रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी पुट इनटू द 4 टाइप्स। तो रूरल सेटलमेंट को हम कितने टाइप में डिवाइड कर पा रहे हैं? 4 टाइप्स में। पहला है क्लस्टर्ड और एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। क्लस्टर्ड जो होंगे उनके अंदर क्या होगा? न्यूक्लिएटेड होंगे, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, एक सर्टेन रीजन में बहुत सारे आपको ड्वेलिंग्स या घर देखने को मिलेंगे। देन सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, इससे थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलेगी वहां पे डेंसिटी। देन हेमलेटेड, थोड़ा सा कुछ और ऐसे रीजन्स होंगे, छोटे छोटे पॉकेट्स जैसे जिनको आप ढाणी वगैरह कहते हैं, राजस्थान के अंदर मारवाड़ी में ढाणी कहते हैं, तो वहां पे आपको छोटे छोटे पॉकेट्स देखने को मिलेंगे जहां पे 2-4 घर हैं, उसके बाद में थोड़ी डिस्टेंस पे जाकर के फिर होगा। फिर डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, जहां पे एक आधा घर बीच में कहीं चलते हुए आ गया, फिर कहीं और है कोई, है ना। तो ये इस तरीके से हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यस, फर्स्ट इज क्लस्टर्ड सेटलमेंट और न्यूक्लिएटेड, है ना। क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड की हम बात कर रहे हैं, क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड। यस, क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड में क्या बताया? क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट्स इज अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ द हाउसेस। देखिए जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्लस्टर्ड सेक्शन है, जिसके अंदर बहुत सारे घर बने हुए हैं एक छोटे से रीजन के अंदर। फिर हो सकता है आप इसके दूसरी तरफ जा रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, कुछ और आगे जाओगे, वहां आपको ना दिखे कुछ भी घर बने हुए। In this type of village, the general living area is distinct and separated from the surrounding farms, barns and pastures. ठीक है, तो होगा क्या कि हो सकता है लोगों के पास में कुछ फार्म्स वगैरह हो जहां पे लोग जाकर के अपना खेती वेती कर लेते हो, और रहते पूरे क्या है? क्लस्टर के अंदर है। The closely built up area and its intervening streets present some recognizable pattern or geometric shape such as rectangular, radial, linear. देखिए होगा क्या, जनरली ये जो सेटलमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ड्वेलिंग्स कंटिन्यूसली बने हुए, फिर यहाँ पे ड्वेलिंग्स कंटिन्यूसली बने हुए, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली बने हुए। तो इनमें क्या आ रहा है कि ऐसे लीनियर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ जो रोड्स आ रही हैं बिल्कुल लीनियर आ रही हैं। हो सकता है किसी के अंदर ऐसा कुछ रेडियल देखने को मिले आपको कि हाँ इस पूरे एरिया के आसपास में यहाँ पे हैं, लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो सर्टेन फीचर्स आपको देखने को वहां पे मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है यहाँ की टेरेन के ऊपर, ठीक है। देन such elements, such settlements are generally found in fertile alluvial plains
एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये कहां पे हमें देखने को मिलेगा, एक तो फर्टाइल एलुवियल लैंड के ऊपर जहां पे आप बात करें, कहां पे मिलेगा, फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, सम टाइम पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेजेस फॉर सिक्योरिटी, किस लिए रहते हैं वहां पे, सिक्योरिटी के रीजन से रहते हैं, सिक्योरिटी और डिफेंस रीजंस, सच एज इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन द नागालैंड। देखिए वहां पे क्या है, ये जो एरियाज का आपको बताया गया है कि जहां पे डिफेंस रीजन से या सिक्योरिटी रीजन से लोग बहुत सारे क्लस्टर्स में रहते हैं सेंट्रल इंडिया में या नागालैंड के अंदर, वहां पे क्या है, देखिए आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। आप यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो वहां पे प्रॉब्लम चल रही है नक्सलीज की, है ना, तो नक्सलाइट्स एरिया है। नागालैंड के अंदर भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज है, तो इनसिक्योरिटीज की वजह से वहां पे लोग नहीं रहते हैं। इन राजस्थान स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज नेसेसिटेटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान में पानी की कमी है, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहां पे पानी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज पे लोग डिपेंड करते हैं, तो वहां पे कुई नाम का एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो बारिश के अंदर रिचार्ज हो जाता है, रेन वाटर के थ्रू वो रिचार्ज हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, अपने ड्वेलिंग्स को कुछ उसके आसपास के रीजन के अंदर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वाटर रिसोर्स रहेगा, तो लोगों के लिए क्या रहेगी, सारी सबके लिए प्रॉक्सिमिटी रहे वाटर रिसोर्सेज को लेकर के, है ना। तो इस तरीके से क्लस्टर्ड सेटलमेंट को प्लान किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या फैक्टर्स को देखा, सबसे पहला हमारे पास भी था कि उनके लिए सराउंडिंग में हो सकता है उनके फार्म्स, बार्न्स और पेस्चर्स हो, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा वहां पे ये हो सकता है कि कुछ फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स हो, या फिर कुछ ऐसा हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें पैटर्न देखने को मिलता है कि भाई फर्टाइल एलुवियल लैंड है, इस वजह से लोग रह रहे हैं। फिर हो सकता है एक सिक्योरिटी का रीजन हो, जैसे बुंदेलखंड और नागालैंड के अंदर है, या फिर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का रीजन हो, जैसे स्कैरसिटी ऑफ वाटर राजस्थान के अंदर, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बनते हैं। यस, देन सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स देखिए बेसिकली क्या होते हैं, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। देखिए ये क्यों बनेंगे, जनरली क्या होता है कि मतलब एक कुछ ऐसा डोमिनेटिंग कास्ट या फिर एक फैमिली होती है जो बहुत सारा एक विलेज का एरिया जो होगा उनके अंडर में आता होगा, तो क्या करेगी, जो सोशली बैकवर्ड कुछ क्लासेस होंगी या फिर सोशली वीकर कुछ ऐसा सेक्शन होगा जिनको वो क्या करते हैं उस सेंट्रल रीजन के अंदर में आने नहीं देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रीजन उनके अंडर में आता है। तो क्या करेंगी, वो जो वीकर सेक्शंस हैं वो अपनी एक अलग छोटी सी कॉलोनी बना लेते हैं या सेटलमेंट बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं। तो जनरली वहां पे सर्टेन एक कम्युनिटी रह रही होगी जो एक कास्ट से या एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक अपना पूरा जो ग्रुप होता है उसको हमने सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के फॉर्म में बताया है। तो सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट may result from tendency of clustering in a restricted area of dispersed settlement. More often, such a pattern may also result from segregation or fragmentation of a large compact village. ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, सेग्रीगेशन या फ्रेगमेंटेशन। एक विलेज के अंदर मान लो दो पार्ट हो जाए, है ना, कि दो ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके बीच में ज्यादा नहीं बनती है, या कुछ दो ऐसे ग्रुप्स हैं, है ना, तो लोग क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं कि हाँ वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा ऐसा बहुत कई विलेजेस में भी होता है। In this case, one or more sections of village society choose or is forced to live a little away from main cluster of village. In such cases, generally the land owning or dominant community occupies the central part of the main village. अभी हमने यहाँ पे बात करी है, क्या बताया गया है यहाँ पे कि सेंट्रल पार्ट कौन ले लेती है, one or more sections of the village society choose or forced to live a little away from the main cluster of village. In such cases, generally the land owning and dominant community occupies the central part of the main village. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही बात यहाँ बताई हुई। Whereas people of lower strata of society and menial workers settle in on the outer flanks of the village. होगा क्या कि कुछ ऐसे आपके पास में सेक्शंस होंगे सोसाइटी के जिनको वहां पे नहीं रहने दिया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे कि विलेज के आउटर सेक्शन के अंदर सेटल हो जाएंगे। ठीक है, सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान और गुजरात में आपको ये चीज काफी देखने को मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ होगा, ये कुछ क्लस्टर्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ऐसे ही जो कॉलोनीज यूं बनी हुई है। तो ये क्या है, मेन विलेज से कुछ बाहर आ गए होंगे सम स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी
जिनको मेन विलेज के अंदर जगह नहीं मिली है तो उनकी जो अपनी सेटलमेंट है उसको हमने सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट कह दिया है। यस, देन हेमलेटेड सेटलमेंट्स, ये क्या होते हैं? समटाइम हेमलेटेड सेटलमेंट, sometimes settlement is fragmented into several units physically separated from each other bearing a common name. These units are locally called पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी। ठीक है, तो इनको क्या क्या नाम दिया गया है? समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स बन जाए, मतलब सेटलमेंट तो था लेकिन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वो अगर बंट जाए तो उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, उनको कहा जाता है कोई एरिया में पन्ना, कहीं पे पारा, कहीं पे पल्ली, कहीं पे नागला और कहीं पे ढाणी। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर ढाणी बोलते हैं, तो आप लोग इससे काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री दिस सेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर। देखिए रीजन क्या होता है, ऐसा होने का रीजन क्या होता है? सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। ठीक है, एक सर्टेन एथनिसिटी से लोग बिलोंग करते हैं तो वो लोग एक साथ रहेंगे, जो नहीं बिलोंग करते लोग उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो जो भी अलग एथनिसिटी के लोग हैं वो अपनी अलग एक सेटलमेंट को बना लेते हैं। सच विलेजेस आर मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, कहां बताया गया इनकी फ्रीक्वेंसी कहां पाए जाएंगे? मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, वहां पे आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैली ऑफ द हिमालयाज, तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। देखिए है क्या, ये आपका एक मेन विलेज था, इस मेन विलेज के आसपास में चाहे कोई भी एथनिक रीजन की वजह से हो चाहे कोई भी सोशल रीजन की वजह से हो, ठीक है, तो उनको जब सोसाइटी ने या मेन विलेज के लोगों ने अलग रख दिया है तो उन्होंने जो अपनी छोटी छोटी ये जो कॉलोनीज बना ली है या छोटी छोटी सेटलमेंट्स बना ली है, इन सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको कहेंगे हैमलेट्स। क्या कहेंगे इनको? हैमलेट्स कहेंगे। तो जो आप इनको राजस्थानी में कहते हो वो क्या है? ये ढाणी है, या फिर ये क्या है? पन्ना है, या क्या है? ये पारा है, या ये पल्ली है, या इसको कहीं पे नागला भी बोलते हैं। तो इन सब नाम से इनको लोकल लैंग्वेजेस में जानते हैं, आप राजस्थान में इसको काफी इस नाम से सुनते होंगे। ओके, देन डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट में देखिए क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स ऑफ अ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स। कहां पे मिलते हैं ये आपको? रिमोट जंगल एरियाज के अंदर आपको मिल जाएंगे, और इन स्मॉल हिल्स विद फार्म्स और पेस्चर्स ऑन द स्लोप्स। ठीक है, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स। देखिए क्या होगा, बहुत ही कम आपके पास में कुछ घर होंगे, जैसे खेत वगैरह होते हैं, खेतों में किसी ने अपने घर बना लिए या किसी के पास में अपनी पेस्चर लैंड है, जो भी मतलब है ना, तो उनके अंदर लोग क्या करते हैं? अपना घर वहीं बना लेते हैं कि भाई अपने को काम यहीं करना है, तो अपने लिए ज्यादा आना जाना भी भाई कहीं बाहर रह रहे होंगे तो रोज का कम्युनिकेशन भी बड़ा परेशान करने वाला होगा, या हो सकता है लोगों के पास लैंड नहीं हो तो वो अपनी जहां पे काम करते हैं वहीं पे अपना घर बना लेते हैं। तो जनरली उन फार्म्स में रहने वाले घर हैं या कुछ जंगल के अंदर जो कम्युनिटीज रहती हैं या हमेशा से रहती हुई आई हैं, तो उन सबको अगर आप कहेंगे तो वो क्या होंगे? डिस्पर्स सेटलमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो कहां कहां हो सकते हैं वो? आपको रिमोट जंगल्स में मिल सकते हैं, स्मॉल हिल्स में मिल सकते हैं, या फिर कुछ पेस्चर्स हैं जो स्लोप के ऊपर हो तो वहां पे मिल सकते हैं। एक्सट्रीम डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेस्ड ऑन द हैबिटेबल एरियाज। ठीक है, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? एक्सट्रीम डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से? एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन। ठीक है, टेरेन ही आपकी कुछ ऐसी हो, बड़ी हिली टेरेन हो, तो आप इतने हिल्स को क्रॉस करके वहां पे जा नहीं पाएंगे, बड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। एंड लैंड रिसोर्स बेस्ड ऑफ हैबिटेबल एरियाज। ठीक है, वहां पे लैंड रिसोर्सेज ना हो आपके पास में, है ना, तो आप क्या करोगे कि जो आपकी लैंड होगी वहीं सेटल हो जाओगे। मेनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। देखो ये सारे रीजन में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, यहाँ सबके अंदर हिली टेरेन जरूर है, मेघालय में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी और केरला में भी। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो ये जो आपको अलग अलग ऐसे छोटे छोटे जो देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है? ये सब है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ठीक है, ये सब है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। कहां का एग्जांपल दिया हुआ है? नागालैंड का एग्जांपल दिया हुआ है कि वहां पे हिल के अंदर अगर आप देखें ऐसे छोटे छोटे आपको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था न्यूक्लिएटेड या फिर क्लस्टर्ड की जो हमने बात की थी, ये वाला जो होता है सेक्शन जिसके अंदर बहुत सारे जो ड्वेलिंग्स होंगे वो सब एक साथ में आ रहे होंगे,
ठीक है। लीनियर भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि ये कुछ ऐसा भी कि भी आपको इनकी सेटिंग कुछ कैसी हो सकती है, हो सकता है कि मतलब ये सारे ड्वेलिंग्स हो जो एक लाइन के अंदर बने हुए हो, देन फिर यहाँ से कोई मान लीजिए रिवर जारी हो सकता है दूसरी तरफ उसके बने हुए हो, या फिर कोई हिली रीजन है या कुछ ऐसा है तो उसके दोनों तरफ मान लीजिए यहाँ पे कुछ ड्वेलिंग्स बने हुए हो, है ना। या फिर एक जो पूरा सेक्शन है कि मान लीजिए ये पूरा हिली रीजन है, इस पूरे हिली रीजन के बीच के अंदर यहाँ पे पूरे ड्वेलिंग्स बने हुए हैं सबके, तो वो कुछ एक सर्कुलर शेप हो सकता है उनकी ली भी हो। तो इनके अंदर आपको ऐसे ज्योमेट्रिक जो भी है शेप्स भी देखने को मिल सकती है। आइसोलेटेड जो भी हमने लास्ट में बात करी ऐसा कुछ हो सकता है, बड़ा ही अलग अपना एक फार्म के अंदर ये पेस्चर लैंड में बनाया। वो डिस्पर्स जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि जो जिनको आप सेमी फ्रेगमेंटेड कह रहे थे वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो मेन वाले विलेज से अलग रह रही है, तो वैसा भी हो सकता है। आप चाहें तो इस डायग्राम को भी रेफर कर सकते हैं, न्यूक्लिएटेड कुछ या जो आपका क्लस्टर्ड होगा ऐसा होगा, सेमी न्यूक्लिएटेड या सेमी क्लस्टर्ड कुछ ऐसा दिखता है, डिस्पर्स्ड होता है वो कुछ ऐसा दिखता है बिल्कुल, जो उसमें कुछ आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो आप चाहें तो इस डायग्राम को भी रेफर कर सकते हैं। सो यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा वो रूरल सेटलमेंट को पढ़ लिया था। ह्यूमन सेटलमेंट के जो दो पार्ट थे, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, तो रूरल वाले का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। जो अर्बन सेटलमेंट होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।